8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस का जहाज कुआलालंपुर से टेक ऑफ करता है। चाइना की बीजिंग उसकी लैंडिंग डेस्टिनेशन थी, लेकिन वो अपने मंजिल पर नहीं पहुंचता। फ्लाइट में बैठे हुए पैसेंजर्स के परिवार वालों को ये लगा कि हो सकता है किसी दूसरे रूट से किसी और डेस्टिनेशन पे ये फ्लाइट लैंड हो गया होगा। बट उस दिन के बाद से आज तक ये जहाज कहाँ गया, इसके साथ क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, आज के इस मॉडर्न युग में जहाँ हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, खासकर एविएशन इंडस्ट्री में जहाँ हर एक चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है और हर एक सेकंड फ्लाइट रेडार से कनेक्ट होकर अपनी उड़ान पूरी करती है, वहाँ एक इंटरनेशनल फ्लाइट अपनी उड़ान के रूट से गायब होकर कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। लेकिन उसके ठीक 9 साल बाद आज इसका एक क्लू मिला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। वेलकम टू की फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, आज से 9 साल पहले मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट MH370 को मलेशियन कैपिटल कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग जाना था। फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 कैबिन क्रू और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे और इनमें से ज्यादातर पैसेंजर्स चाइना से थे और दोनों पायलट्स को प्लेन उड़ाने का सालों का एक्सपीरियंस था। इनमें से जो सीनियर कैप्टन थे जाहिर अहमद शाह, उनको 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था और को पायलट फारिक अब्दुल हमीद जो कि 27 साल के थे, उनका 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फ्लाइट की कंडीशन की बात करें तो 11 साल पुराना बोइंग 777 ये प्लेन बिल्कुल अपने परफेक्ट कंडीशन में था। टेक ऑफ से पहले के हर एक टेस्ट में ये फ्लाइट 100% परफेक्ट कंडीशन में था और पिछले 11 सालों से हर रोज ये विमान पैसेंजर्स से लदे होके मलेशिया टू चाइना एंड चाइना टू मलेशिया ट्रैवल कर रही थी। लेकिन 8 मार्च 2014 का वो दिन इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। आमतौर पर हर फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले हर एक छोटी से छोटी टेक्निकल और मैकेनिकल चीजों को चेक करने के साथ ही प्लेन में कितना ईंधन बचा हुआ है ये भी चेक किया जाता है, जो कि उस दिन भी हुआ था। फ्लाइट को सिर्फ 5 घंटे 34 मिनट ट्रैवल करके चाइना पहुंचना था और प्लेन में 7 घंटे 41 मिनट उड़ान भरने लायक ईंधन बचा हुआ था, यानी कि ये फ्लाइट 2 घंटा 15 मिनट ज्यादा फ्लाई कर सकता था। हर एक फ्लाइट में थोड़ा सा ज्यादा ईंधन रखा जाता है क्योंकि किसी भी वक्त खराब मौसम के दौरान फ्लाइट को डाइवर्ट करके किसी और जगह लैंड करवाना पड़ सकता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के सिग्नल मिलते ही रात के 12:40 पे फ्लाइट MH370 टेक ऑफ करती है। को पायलट जहरी टेक ऑफ से पहले और बाद में भी कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही फ्लाइट ने साउथ चाइना सी की तरफ अपनी रुख कर दी और रात के 1:09 यानी कि उड़ान भरने के ठीक 20 मिनट के बाद जहाज में लगे ट्रांसपॉन्डर ने अपनी लोकेशन कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेडार को भेज दी। यहाँ पे हम आपको एक टेक्निकल चीज बता दें कि ट्रांसपॉन्डर प्लेन में लगा एक डिवाइस होता है जो ऑटोमेटिकली थोड़े थोड़े समय में अपनी लोकेशन रेडार को भेजता है। दोस्तों, अब तक सब कुछ नॉर्मल था। इसके ठीक 10 मिनटों के बाद यानी रात के 1:19 पर फ्लाइट मलेशियन एयर जुरिडिक्शन से निकलकर वियतनाम एयर जुरिडिक्शन में जाने लगती है। तब आखिरी बार कुआलालंपुर के ट्रैफिक कंट्रोलर ने को पायलट से ये कहा, Malaysian 370, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. इसका ये मतलब था कि अब फ्लाइट 370 को वियतनाम के हो ची मिन के ट्रैफिक कंट्रोलर से कनेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट पायलट ने इस मैसेज को रिसीव किया और रिटर्न में गुड नाइट कहा। ना ही कंट्रोल टावर को ये पता था और ना ही को पायलट जहरी को ये पता था कि उनका ये गुड नाइट मैसेज उस दिन उस फ्लाइट से आई आखिरी मैसेज साबित होने वाली है। पिछले 37 मिनट से ये प्लेन उड़ान भर रहा था और आमतौर पर प्लेन जब उड़ान भरते हैं तो रास्ते में आए किसी भी बड़े हवाई अड्डे के ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कनेक्ट रहते हैं। जाहिर तौर पर यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था, लेकिन यहाँ से आती है कहानी में ट्विस्ट। अपने आखिरी गुड नाइट मैसेज के ठीक 3 मिनट के बाद यानी 1:21 पे फ्लाइट MH370 अचानक रेडार से गायब हो जाती है, यानी कि कुआलालंपुर और हो ची मिन के दोनों के रेडार से प्लेन अब गायब हो गया था। अब ये बात कुआलालंपुर के ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए एकदम नॉर्मल था क्योंकि फ्लाइट अभी वियतनाम एरोस्पेस में एंटर कर चुकी थी और हो ची मिन ट्रैफिक कंट्रोल टावर से उसे कनेक्ट होना था। लेकिन जब हो ची मिन कंट्रोल टावर को फ्लाइट 370 अपने रेडार से गायब होता दिखा तो उनको ये नॉर्मल नहीं लगा। वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है।
उन्होंने फौरन पायलट से कांटेक्ट करने के लिए रेडियो सिग्नल भेजा तो आगे से कोई जवाब नहीं आता है। अगले 18 मिनट तक होचिमिन टावर MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो के उस तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। तभी होचिमिन टावर अफरा तफरी में कुआलालंपुर टावर से कांटेक्ट करती है और उनको इस सिचुएशन के बारे में बताती है। अब आमतौर पर ऐसे कंडीशन में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू टीम को ऐसे घटनाएं इन्फॉर्म करनी होती है, लेकिन कुआलालंपुर टावर ने पूरे 4 घंटों के बाद ARCC यानी कि एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को कांटेक्ट किया और तब तक सुबह के 6:15 हो चुके थे और यही वो टाइम भी था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। सब अपनी उम्मीद जगाए बैठे हुए थे कि शायद जहाज अपने टाइम पर लैंड कर जाए, लेकिन वहां भी फ्लाइट का कुछ पता नहीं लग रहा था। इसके बाद 6:32 पर जहां से प्लेन गायब हुआ था वहां एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 कंट्रीज के 34 शिप्स और 24 एयरक्राफ्ट ने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी पर ढूंढना शुरू किया। कई दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद और समुद्र के उस हिस्से को चप्पा चप्पा छानने के बाद भी किसी को वहां से कुछ नहीं मिला। इस वक्त तक हर जगह ये न्यूज सुर्खियों में था। कई देशों से अलग अलग सर्च ऑपरेशन टीम्स को लोकेशन में भेजा गया, इस उम्मीद में कि अगर प्लेन समुद्र के इस हिस्से में क्रैश हुआ होता तो इतने बड़े प्लेन का कोई ना कोई हिस्सा पानी में तैरता जरूर दिखाई देता। ऐसे ही अगले 4 दिन के लिए ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। चौथे दिन एक सुराग मिला, जिसमें सभी रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को झंझोर कर रख दिया। 8 मार्च को 1:21 पर फ्लाइट MH370 जब रेडार से गायब हुई तो वो सिविलियन रेडार से तो गायब हो चुकी थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के एक रेडार में उस प्लेन को अगले 1 घंटे तक देखा गया था। फ्लाइट MH370 मलेशियन ज्यूरिडिक्शन से निकलने के बाद वियतनाम में घुसी। उसके बाद थोड़ी देर साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भरने के बाद फ्लाइट एक शार्प यू टर्न लेती है और वापस मलेशिया की तरफ आना शुरू कर देती है। अगले 31 मिनट में वो मलेशिया के शहर पेनांग को क्रॉस करती है और फिर राइट टर्न लेके मेलाका स्टेट की तरफ उड़ान भरने लगती है। आखिरी बार रात के 2:22 पे जहां तक मिलिट्री रेडार की रेंज थी, फ्लाइट MH370 को इंडियन ओशन के इस जगह तक डिटेक्ट किया गया था। इसके बाद MH370 ना ही किसी और मिलिट्री रेडार पे शो हुआ और ना ही किसी सिविलियन रेडार पे। पूरी रिसर्च टीम यही गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है कि प्लेन ने बीजिंग जाते जाते अचानक से ऐसा शार्प टर्न क्यों लिया। जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढ रहे थे, वो अब इस हिस्से में प्लेन को ढूंढने लग गए। लेकिन कई दिनों के सर्च के बावजूद यहाँ पर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अगले कुछ दिनों में एक और खबर मिली और उसके बाद पूरी सिचुएशन ही वापस से फिर से बदल गई। पता ये चला कि प्लेन मिलिट्री रेडार से 2:22 पे गायब हो गई थी, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार कांटेक्ट में थी। बोइंग एयरप्लेन्स के लिए ये एक नॉर्मल बात होती है। अगर उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से खराब हो जाए तो वो आमतौर पर सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। प्लेन ने हर 1 घंटे बाद 35,000 किलोमीटर दूर इनमारसैट नाम के सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की और इस सैटेलाइट पर जो डेटा सेव हुआ उससे एक्सपर्ट ने फ्लाइट MH370 के नेक्स्ट मूव का पता लगाया। कैलकुलेशन के हिसाब से ये पता चला कि मिलिट्री रेडार से गायब होने के बाद फ्लाइट MH370 ने दोबारा एक लेफ्ट टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक ये फ्लाइट इंडियन ओशन के ऊपर से लगातार फ्लाई करता रहा। सुबह के 8:19 में फ्लाइट ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की और ये MH370 का आखिरी कोशिश था। इसके बाद न ही प्लेन ने किसी और सैटेलाइट से कांटेक्ट किया और न ही किसी और रेडार में उसे देखा गया था। जिस वक्त रेस्क्यू टीम पहली बार फ्लाइट को ढूंढ रही थी तो वो एक्चुअल में फ्लाई कर रहा था, लेकिन तब तक प्लेन बहुत दूर निकल चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन टीम के कैलकुलेशन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन की इस कर्व्ड हिस्से में फ्लाइट ने आखिरी बार सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। यानी कि कुआलालंपुर से टेक ऑफ करने के बाद से लेकर यहाँ तक जहाज पूरे 8 घंटे तक फ्लाई करने के बाद पानी में क्रैश हो गया होगा। और इस डेटा को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन। MH370 को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब तक प्लेन का ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्रैश से पहले प्लेन के अंदर क्या कुछ हो रहा था। इसके बाद से 3 सालों तक फ्लाइट को ढूंढने की लगातार कोशिश के बाद और $160 मिलियन से भी ज्यादा खर्चा करने के बाद जब कुछ भी नहीं हाथ लगा,
तब इस डीप सी ऑपरेशन को आखिरकार खत्म कर दिया गया। लेकिन इस फ्लाइट के गायब होने के 1 साल बाद यानी कि साल 2015 में प्लेन का राइट फ्लैपरॉन तैरता हुआ आइलैंड्स ऑफ रियूनियन के तट पर आ गया। प्लेन का ये हिस्सा लैंडिंग के वक्त प्लेन को मदद करता है और ऐसे ही अगले कई सालों तक 35 से भी ज्यादा टुकड़े अफ्रीका के अलग अलग बीचेस पे मिलने लगे। लेकिन आज तक प्लेन और उसमें बैठे पैसेंजर्स का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। फ्लाइट MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ यह आज तक एक मिस्ट्री है। लोगों का ये मानना है कि प्लेन हाईजैक हुआ था, वही कुछ का ये मानना है कि फ्लाइट में टेक्निकल मैलफंक्शन हुआ होगा जिसके वजह से प्लेन का बाहरी दुनिया से कांटेक्ट टूट गया होगा और अंदर बैठे पायलट्स के साथ सारे पैसेंजर्स ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो गए थे। खैर एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो प्लेन में मौजूद ब्लैक बॉक्स में ही इसका राज अभी भी मौजूद है, जो आज भी इंडियन ओशन के नीचे कहीं गायब है। पिछले साल फरवरी 2022 में यानी MH370 को गायब होने के पूरे 8 साल के बाद एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने यह दावा किया कि वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस के जरिए उसने प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाजा लगा लिया है। हैरानी की बात यह है कि रिचर्ड के मुताबिक जो पोजीशन में प्लेन हो सकता है वो ठीक इंडियन ओशन का वही कर्व्ड हिस्सा है। रिचर्ड का इसमें कहना है कि उसके बताए हुए ठीक इसी जगह पर समुद्र के 4000 मीटर नीचे MH370 ये विमान आज भी मौजूद है। हालांकि अभी तक मलेशियन अथॉरिटी ने इस क्लेम को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी। हो सकता है कि फ्यूचर में फिर से कोई सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जाए और यह गुमशुदा जहाज मिल भी जाए। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू की फैक्ट्स टीवी चैनल। थैंक यू।